गोपालगंज गांव में रामदीन नाम का सेठ रहता था। रामदीन के पिता का कुछ ही समय पहले देहांत हुआ था और अपने पिता के यूं अचानक मौत के बाद ही रामदीन सदमे में आ गया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके पिता की मौत अचानक कैसे हुई। रामदीन के पिता का खास मुनीम केशव अब एक रोज रामदीन के कमरे में आता है। छोटे मालिक, बड़े मालिक के मौत के बाद ये राजपाट अब आपको ही संभालना है और अब आप ही इस घर, हवेली और गांव की जमीन की देखरेख करेंगे। अगर आप पूरे दिन शराब के नशे में डूबे रहेंगे तो बड़े मालिक को दुख तो होगा ही, साथ ही वो आपको ऐसे देखकर बिल्कुल खुश नहीं होंगे। ये रही घर की चाबी जिसे तुम संभालोगे और गौशाला से लेकर खेत और जितना भी काम तुम संभालते आए हो वो सब तुम ही संभालते रहोगे। लेकिन मालिक, आपको मुझ पर इतना भरोसा है ना, अगर आपने मुझे ये जिम्मेदारी दे ही दी है तो मैं इसे अच्छे से निभाऊंगा और आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। बस मुझे महीने महीने हिसाब चाहिए, बाकी मुझे पिताजी के जाने के बाद किसी चीज का मोह लालच नहीं रह गया है अब। छोटे मालिक, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब देख लूंगा। मुझे मालिक ने हमेशा से ही अपने बेटे की तरह पाला है और मैं चाहता हूँ कि मालिक का ये विश्वास मैं मरते दम तक निभाता रहूं। केशव अब रामदीन के कहने पर खेत से लेकर गौशाला और बाकी की सभी चीजों की बागडोर संभाल लेता है, लेकिन धीरे धीरे केशव के मन में लालच आने लगता है। रामू, आज सब्जी के कितने पैसे हुए और तू समय से खेत में आता क्यों नहीं है? अगर कल से तू खेतों में समय से नहीं आया तो तुझे मैं आधे पैसे भी नहीं दूंगा। अरे मालिक, जब रामदीन मालिक को कोई खोज खबर नहीं है तो आपको भी तो जो मिल रहा है उसमें खुश रहो। मैं तो फिर भी मेहनत कर रहा हूँ, लेट आकर भी, लेकिन आप तो बैठे बैठे खूब कमा रहे हैं। धीरे बोल, ये बात किसी तक पहुंचनी नहीं चाहिए। जो तुम्हें मिल रहा है तू उसमें खुश रहा कर, समझा? केशव सब्जी का हिसाब किताब करने के बाद गौशाला के लिए निकल जाता है। यहाँ गौशाला में जो औरत दूध बेचने गांव जाती थी वो तो केशव के आने से पहले ही दूध निकालकर बेच चुकी थी। अरे क्या बात है, तुमने अपना काम तो समय पर कर दिया है, लेकिन तेजी तो नहीं दिखाई है ना इसमें। वो क्या है, मुझे अच्छे से पता है कि यहाँ कितनी गाय है और वो कितना दूध देती है, तो मुझसे होशियारी करने से पहले सोच लेना कि तुम करने क्या जा रही हो। 15 लीटर दूध हुआ है, जिसमें से मैंने 2 लीटर दूध अपने घर के लिए निकाल लिया है। बाकी का आज का जो हिसाब बना है मुझे दे दो। मालिक, मुझे राशन लाने भी जाना है। ये लो आज का तुम्हारा मेहनताना, और जो दिया है चुपचाप ले लो, क्योंकि तुम भी कम होशियार नहीं हो। अपने लिए दूध निकालकर बाकी के दूध में पानी जो मिला दिया है। अगर ऐसा है तो मैं कल से काम पर नहीं आऊंगी। तुम्हारी मर्जी। वैसे भी मालिक को इन सब से कोई मतलब नहीं है, वो तो बड़े मालिक के गम में डूबे रहते हैं। और इसमें तेरा ही नुकसान है, जो यहाँ ये रोज अपने बच्चों के लिए 2 लीटर दूध ले जाती है, वो कहाँ से लाएगी? ठीक है, ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। कल भी मैं समय से आ जाऊंगी। ये हुई ना अक्लमंदी वाली बात। बहुत अच्छा, ऐसे ही काम में लगे रहो। अब मैं लेन देन वालों से बात कर लेता हूँ। वो क्या है ना, बड़े मालिक के जाने के बाद कोई भी पैसा देने को तैयार नहीं, लेकिन मैं भी कैसा हूँ, किसी का चेहरा नहीं भूला हूँ। केशव अब धीरे धीरे रामदीन के कामों को इस तरह अपने वश में कर चुका था कि वो रामदीन के खेत, गौशाला, ब्याज के पैसों में से आधा पैसा अपने पास रखता और आधा पैसे में से रामदीन और नौकर चाकर का हिसाब कर दिया करता था। और गांव में केशव का ये रूप लोगों को अच्छे से पता चल चुका था। एक रोज एक बुढ़िया रामदीन के घर आती है। रामदीन अपने कमरे में नशे की हालत में सोया होता है। कमरे से बदबू आ रही होती है। कमरे में चारों तरफ शराब की बोतलें होती है। बेटा रामदीन, उठ, देख तेरी अम्मा आई है। रामदीन, अरे ओ रामदीन। अम्मा, आप, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? आप कैसी हैं? आइए ना, बैठिए।
और अभी आपके लिए कुछ मंगवाता हूँ। रामदीन, कब तक ऐसे कमरे में बंद रहेगा? बहुत समय से सोच रही थी कि तुझसे मिलकर बात करूं, लेकिन तू है कि अपनी अम्मा को याद ही नहीं करता था। मैं यहाँ तुझे तेरे पिताजी की आखिरी इच्छा बताने आई हूँ। पिताजी की आखिरी इच्छा? मैं कुछ समझा नहीं अम्मा, आप क्या बात करना चाहती हैं? तेरे पिताजी की आखिरी इच्छा ये थी कि तू रोज सुबह शाम तालाब पर जाकर पक्षियों के लिए दाना डाले, जैसे तेरे पिता डालते थे, जो बेचारे पक्षी भी तेरे पिता के न होने से मायूस हो गए हैं। हाँ, पिताजी तो पक्षियों को खाना डालने जाते थे, लेकिन ये बात मैं कैसे भूल सकता हूँ। अच्छा हुआ अम्मा, आपने मुझे याद दिला दिया। कल ही मैं जाता हूँ और रोज सुबह शाम पक्षियों को तालाब के पास दाना डाला करूँगा। अब अगले ही दिन से रामदीन तालाब के पास पक्षियों को दाना डालने के लिए निकल जाता है। लेकिन जब वो तालाब में पक्षियों को दाना डालने जा ही रहा होता है, तभी उसे रास्ते में उसका खेत दिखता है, जहाँ रामू और केशव पेड़ के पीछे सब्जियों का हिसाब कर रहे होते हैं। रामू, ये ले तेरे 200, ये तेरी आज का मेहनताना है और ये 1000 मेरे, और बाकी के 150 रुपये मालिक को दे दूंगा और कहूंगा कि आज भी सब्जियां कोई चुरा ले गया। ओहो, मेरे विश्वास के साथ खेला जा रहा है। इनसे तो मैं बाद में निपट लूंगा, अभी पक्षियों को दाना डाल आऊं। अब रामदीन पक्षियों को दाना डालकर जब घर लौटता है तो वो देखता है केशव दूध बेचने वाली उसी औरत से बात कर रहा है जो रोज का 2 किलो दूध अपने घर ले जाया करती थी। मालिक, आज भी आपने मुझे कम पैसे दिए हैं। ऐसा चलता रहा तो मैं काम छोड़ देगी। कम पैसे नहीं दूंगा तो क्या करूंगा? 2 किलो दूध तू रोज ले जाती है, बाकी के दूध में पानी मिला देती है, ऊपर से तुझे पूरे पैसे भी चाहिए। मैंने इन पर भरोसा करके गलती कर दी। अगर आज मैं उन अम्मा के कहने पर बाहर नहीं निकलता तो शायद मैं बहुत कुछ गंवा देता, और गंवाया भी है, लेकिन अब जो बचा है मैं उसे जाने नहीं दे सकता हूँ। अब रामदीन केशव को देर शाम हिसाब किताब लेने के लिए बुलाता है। छोटे मालिक, आपने मुझे बुलाया क्या? अभी तो महीना भी नहीं हुआ है और मैंने आपको बताया ही था कि पिछले महीने कुछ भी सही नहीं रहा। गाय दूध नहीं दे रही, कर्ज लेने वाले पैसे नहीं दे रहे हैं, और तो और सब्जियों को चोर छोड़ नहीं रहे। सारी सब्जियां रात में ही चोर तोड़ ले जाते हैं। मैं तो बहुत परेशान हूँ छोटे मालिक। अब आपके पास ही कोई उपाय है तो मुझे बताइए। कोई उपाय नहीं है मेरे पास इसका तो केशव जी, बस अब ये सारा काम मैं देखूंगा। वो क्या है ना, कल रात पिताजी मेरे सपने में आए। उन्होंने कहा कि केशव जी की अब उम्र हो गई है, वो बहुत सी चीजें भूल जाया करते हैं। जी, ऐसा कहा बड़े मालिक ने मेरे लिए? वो अब भी मेरे बारे में कितना सोचते हैं। आपके बारे में तो बहुत सोचते थे, लेकिन आप ही गदार निकले। मेरा मतलब आप उस लायक हैं भी। चलिए, आज से आपकी छुट्टी। वो क्या है कि अब मैं अपना सारा काम खुद संभालूंगा। रामदीन केशव को काम से निकाल देता है और खुद ही घर का सारा काम संभालने लगता है, क्योंकि उसने जो कुछ अपनी आंखों से देखा उस पर उसे भरोसा तो नहीं हुआ, लेकिन उसे अपने आप में परिवर्तन लाना पड़ा।